हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास नंबर 2, जिसके सारे क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आने वाले सभी नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि KGMU, UPPSC, NVS, जितने भी आने वाले नर्सिंग एग्ज़ाम है उन सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन पिछले साल नर्सिंग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखें और कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा आर। बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा हैं क्या हैं? स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर या नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ईटिंग डिसऑर्डर है ये दोनों, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों ही क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर हैं, यानी खाने के विकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खाने का कोई भी गलत पैटर्न जिसके परिणाम स्वरूप किसी के स्वास्थ्य के साथ समझौता होता है, ईटिंग डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो खाने का ऐसा पैटर्न जिससे या तो व्यक्ति अधिक खा ले तो भी स्वास्थ्य के साथ क्या होगा? समझौता होगा, या तो जितना उसको आवश्यकता है, जितनी कैलोरीज की उसको आवश्यकता है प्रतिदिन, उससे कम खाए तो वो भी स्वास्थ्य के लिए उसको क्या होगा? एक समझौता होगा। ठीक है, तो ये दोनों पैटर्न ही गलत हैं हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर इंक्लूडेड्स एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड ओबेसिटी। ये ईटिंग डिसऑर्डर में 3 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है: एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड ओबेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन में हम आपको डिटेल से बताएंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है ये। ओके, बिहेवियरल डिसऑर्डर इन विच अ क्लाइंट कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, एक बिहेवियर डिसऑर्डर जिसमें एक पेशेंट या मरीज या ग्राहक बड़ी मात्रा में भोजन का उपयोग करता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग राइट आंसर गेस करें। ठीक है, क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ अगर फूड ग्रहण करता है कोई पेशेंट, ठीक है, जितना भी उसकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खा रहा है तो वो क्या है? बुलिमिया नर्वोसा का शिकार है। ठीक है, अगर जितना उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे वो कम खा रहा है तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो ये डिसीज़ है, ये ख़ास तौर से उन महिलाओं में होती है जो अपना फिगर मेंटेन करने के लिए ना कम खाती हैं। ठीक है, जीरो फिगर इस टाइप से, वो एक्चुअली में जीरो फिगर कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक कुपोषित व्यक्ति होता है। ठीक है, जीरो फिगर इज़ नथिंग बट ही इज कुपोषित। ठीक है, वो व्यक्ति क्या होता है? कुपोषित होता है। ठीक है, उसको चिंता होती है कि मैं अगर ज़्यादा खाऊंगा तो अधिक मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित माना जाता है। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब होता है ग्लूटन यानी पेटू, यानी अत्यधिक खाने वाला। ठीक है, तो उसको बुलिमिया नर्वोसा कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बेहतर ढंग से देख लेते हैं हम लोग। बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया मीन्स एक्सेसिव, बुलिमिया का मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेसिव, इनसैटिबल एपेटाइट। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, एक छोटी अवधि में भोजन की बड़ी मात्रा को एपिसोडिक, अनकंट्रोल और कंपल्सिव रूप से खाने, यानी कॉल्ड बीइंग ईटिंग के बाद सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग यानी पर्जिंग बिहेवियर करने का एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्यक्ति की जितनी भी भूख होती है उससे उतना खाता है या उससे बहुत अत्यधिक खा लेता है। ठीक है,
उसको भूख भी अत्यधिक लगती है और उससे अत्यधिक खाता भी है वो। तो उसके बाद क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग होती है, ठीक है, वो वोमिट करता है, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, भोजन लेने के बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग यानी पर्जिंग दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता है, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति भोजन की आवश्यक मात्रा जितना या उससे कम खाता है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, मैंने ऊपर के क्वेश्चन में भी बताया, इसी क्वेश्चन में सॉरी बताया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में जितनी उसको भूख होती है उससे कम खाता है, तो वो एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। जबकि बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति भोजन की आवश्यक मात्रा से अत्यधिक खाता है, जितना उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे अत्यधिक खाता है, तो बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया का हिंदी में मतलब होता है एक्सेसिव यानी अत्यधिक, ठीक है। ओके, आई थिंक ये दोनों डिसऑर्डर आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम्स लाइक स्टीलिंग, लाइंग, गैम्बलिंग आर क्लासिफाइड एज, यानी चोरी करना, झूठ बोलना, जुआ खेलना जैसी समस्याओं को वर्गीकृत किया जाता है। किस कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है इन समस्याओं को, ठीक है। जैसे कि स्टीलिंग यानी चोरी करना, झूठ बोलना, लाइंग, और गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना, इन सभी समस्याओं को किस में वर्गीकृत किया जाता है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी सोशल। ये सारे कैसे कार्य हैं, कैसे कृत हैं, एंटी सोशल हैं, ठीक है। ये सारे कृत जो हैं ये एंटी सोशल हैं। ओके, यानी समाज के विरुद्ध आपने कार्य किया या जो भी व्यक्ति कर रहा है वो समाज के विरुद्ध ऐसे कृत करते हैं व्यक्ति, वो समाज के यानी एंटी सोशल एजेंट होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण और कार्य सामाजिक रूप से नकारात्मक होता है, ठीक है, जो समाज को स्वीकार्य योग्य नहीं है, ऐसा कार्य समाज में स्वीकार्य योग्य नहीं है, ऐसे कार्य को एंटी सोशल वर्क कहा जाएगा, ठीक है। और जिसका व्यवहार स्थापित यानी सोशल नाम के बार बार खिलाफ हो, जैसे कि झूठ बोलना यानी लाइंग, स्टीलिंग यानी चुराना और जुआ खेलना यानी गैम्बलिंग को एंटी सोशल वर्क या एक्ट कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है केजीएमयू के एग्जाम के लिए और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए भी। ओके, इन अ चाइल्ड विथ कंडक्ट डिसऑर्डर एग्रेसिव बिहेवियर अकर्स, कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चे में आक्रामक व्यवहार यानी एग्रेसिव बिहेवियर होता है। फ्रेंड्स, किस वजह से होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग गेस करें। कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चे में आक्रामक बिहेवियर यानी एग्रेसिव बिहेवियर किस वजह से होता है, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है काज्ड बाई टेम्परेरी चेंजेस इन रिलेशनशिप। ये किस वजह से हो सकता है, टेम्परेरी यानी रिलेशनशिप में आकस्मिक कुछ बदलाव आ जाएं, ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, बच्चे में। ओके, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चे में आक्रामकता यानी एग्रेसिविटी का मुख्य कारण सहकर्मी और माता पिता द्वारा रिजेक्शन, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान ना देना, ठीक है, रिजेक्शन, परिवार में वैवाहिक संघर्ष यानी माता पिता आपस में लड़ते हों, ठीक है, झगड़ा करते हों, ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा परिवार में असंगत कम्युनिकेशन पैटर्न, अच्छे से बातचीत नहीं की जाती, यानी माता पिता कभी एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं करते या परिवार के अन्य सदस्य अच्छे से बातचीत नहीं करते, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनालिटीज युक्त माता पिता का होना, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनालिटीज का मतलब होता है, मान लो
किसी बच्चे का पिता जो है वो शराब पीता है, गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, तो वो एंटी सोशल एक्ट हैं ये सभी। अगर ऐसे बिहेवियर हैं पिता या माता में तो उसके बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर यानी आक्रामकता दिखाई देगी, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाई देगा बच्चे में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है लाबेले इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोसिस। लाबेले इंडिफरेंस निम्न में किस न्यूरोसिस से संबंधित होता है। फ्रेंड्स इस टाइप से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर गेस करें आप लोग। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है, कन्वर्जन रिएक्शन। लाबेले इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले रोगी अपने सिम्टम्स के साथ असंबद्ध यानी अनकंसर्न्ड होते हैं, इसलिए चिंता की इस कमी को लाबेले इंडिफरेंस यानी ब्यूटीफुल इंडिफरेंस के रूप में पहचाना जाता है। यह अक्सर चिकित्सक के लिए एक संकेत यानी क्लू होता है कि समस्या फिजिकल के बजाय साइकोलॉजिकल है, यानी मेंटल उसको दिक्कत है, फिजिकली दिक्कत व्यक्ति को नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है अ क्लाइंट which conversion disorder says he is unable to move his legs. What would be the nurse accept from a person with this problem? कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले क्लाइंट का कहना है कि वह अपने पैरों को हिलाने में असमर्थ है, ठीक है। नर्स को इस समस्या वाले व्यक्ति से उम्मीद होगी, क्या उम्मीद होगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर गेस करें, ठीक है। नर्स समझेगी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति नर्स के पास आता है तो वो समझेगी, उस व्यक्ति में दिखाई देगा काम एंड कंपोज्ड, ठीक है। उस व्यक्ति में क्या दिखाई देगा कि वो शांत रहता है और असंगत है या किसी से ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति में इस टाइप की प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पैरों को हिलाने में असमर्थ है व्यक्ति, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस टाइप से नर्स उस व्यक्ति की पहचान करेगी, ओके, ठीक है। लाबेले इंडिफरेंस की वजह से शिकायत बताते समय मरीज काम एंड कंपोज्ड दिखाई देता है, ठीक है। शिकायत बताते समय काम एंड यानी शांत रहेगा और असंगत दिखाई देगा, क्लियर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। फिजिकल symptoms in psychosomatic disorder are caused due to disturbance। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में फिजिकल सिम्टम्स किस में डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप से एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पीसीएस के एग्ज़ाम में। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर गेस करें। ऊपर के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इमोशन, ठीक है। ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के बिना फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल इलनेस का होना सोमैटोफॉर्म या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहलाता है, अर्थात पैथो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के बिना फिजिकल सिम्टम्स का होना, यानी कोई भी प्रॉब्लम जो पैथोलॉजिकल प्रूफ नहीं हो पा रही है बट व्यक्ति वो उसके सिम्टम्स अपनी बॉडी पर अनुभव कर रहा है तो उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहा जाएगा, ठीक है, क्लियर। यह माना जाता है कि गंभीर एंग्जाइटी या इमोशंस जो दमित यानी रिप्रेस्ड हो गए हैं वह फिजिकल सिम्टम्स के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि
गंभीर एनेक्साइटी यानी बहुत ज़्यादा चिंता अगर व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है व्यक्ति, ठीक है, उस स्थिति में ऐसे सिम्टम्स बॉडी में उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिसीज एराइजिंग फ्रॉम फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्शन इज कॉल्ड। फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्शन से उत्पन्न होने वाली बीमारी को कहते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर के क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को, राइट आंसर गेस करें। फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्शन से उत्पन्न होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग राइट आंसर गेस करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सिम्टम्स को अनुभव करता है तथा मेडिकल एविडेंस के अभाव के बावजूद अत्यधिक वरी या रिलीफ रखता है कि वह फिजिकल इलनेस से पीड़ित है, जाना जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताना ज़रूरी है, ठीक है। फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करें। यस, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल इज नोन एज। पर्सनल आइडेंटिटी का लॉस होना और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से दूर भटकने को जाना जाता है। उसको एक शब्द में किस रूप से जाना जाएगा, यानी व्यक्ति का क्या हो गया है, पर्सनल आइडेंटिटी, यानी खुद की पहचान वो भूल गया है, ठीक है, और अपने घर या कार्यस्थल या हॉस्पिटल से कहीं दूर चला गया है, ठीक है, तो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, ठीक है, मेडिकल टर्म में उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूग, ठीक है, फ्यूग कहा जाएगा, ओके। व्यक्तिगत पहचान का लॉस और घर या कार्यस्थल या साइकियाट्रिक हॉस्पिटल अचानक अप्रत्याशित ट्रेवलिंग करके दूर जाने को डिसोसिएटिव फ्यूग या साइकोजेनिक फ्यूग कहा जाता है, ठीक है, डिसोसिएटिव फ्यूग या साइकोजेनिक फ्यूग कहा जाता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, साइकोसोमैटिक इलनेस हिस्टेरिया कैन बी सेपरेटेड फॉर। साइकोसोमैटिक इलनेस हिस्टेरिया को अलग किया जा सकता है, किससे अलग किया जा सकता है, किससे उसकी पहचान की जा सकती है, ठीक है, निम्न विकल्पों में से किससे उसकी पहचान की जा सकती है, हिस्टेरिया की, ठीक है, ये एक साइकोसोमैटिक बीमारी है, डिसीज़ है, जिसको किससे उसकी पहचान की जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस से, ठीक है, ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस से उसकी पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हिस्टीरिया इज हिस्टीरिया है क्या है। फ्रेंड, ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया भी था, राइट आंसर गेस करें। यस, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, कि हिस्टीरिया एक डिसीज है जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टीरिया एक पुराना अप्रचलित शब्द है जिसे ICD-10 तथा DSM-4 TR में कन्वर्जन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से रिप्लेस कर दिया गया है इस समय वर्तमान में, ठीक है, ये एक पुराना शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, A nurse is taking care of a woman in a 4th stage of labor. Nursing care plan should be include. क्वेश्चन है,
नर्स एक औरत की लेबर की 4th स्टेज में केयर कर रही है। नर्सिंग केयर प्लान में सम्मिलित किया जाना चाहिए। किसको सम्मिलित किया जाना चाहिए उसकी केयर प्लान में? 4th स्टेज ऑफ लेबर की केयर प्लान में किसको सम्मिलित किया जाना चाहिए निम्नलिखित में से? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर गेस करें। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूटेराइन कंस्ट्रिक्शन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है। प्रसव की 4th स्टेज प्रसव के बाद का 1 से 4 घंटे तक मॉनिटरिंग पीरियड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रसव का 4th स्टेज होता है। ठीक है, 1 से 4 घंटे तक इस पीरियड में मॉनिटर किया जाता है। नर्सिंग केयर प्लान में डिलीवरी के बाद एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने के लिए यूटेराइन कंस्ट्रिक्शंस करवाना व माँ का प्रथम घंटे में प्रति 15 मिनट पर, अगले घंटे में प्रति 30 मिनट पर तथा अगले 2 घंटे में प्रति घंटा असेसमेंट करना सम्मिलित होता है। ऐसे 4 घंटे तक उसकी केयर करनी है। ठीक है, फर्स्ट आवर में 15 मिनट, सेकेंड आवर में हाफ एंड आवर तक उसको हाफ एंड आवर में उसको चेक करना है और अगले 2 घंटे में हर घंटे उसको चेक करना है। ठीक है। मसाज द यूटेरस इफ़ नीडेड इन एटोनिक कंडीशन, अगर एटोनिक कंडीशन दिखाई दे रही है तो यूटेरस का मसाज किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर पीपीएच हो रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? यूटेरस की मसाज की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। While caring for an infant who is born with atrophy of bladder, the nurse known which of the infants is the highest risk. क्वेश्चन है, एक इन्फेंट जो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ जन्म लेता है कि केयर करने के दौरान नर्स जानती है कि इन्फेंट में किस अधिकतम रिस्क हो सकती है, क्या अधिकतम रिस्क हो सकती है। ठीक है, किसके साथ बच्चा पैदा हुआ है? एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर गेस करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ जन्मे नवजात की केयर करते समय नर्स को एक्सपोज्ड ब्लैडर को इन्फेक्शन, अल्सरेशन एवं ट्रामा से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन, यूरिनरी इरिटेशन तथा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इस बीमारी से संबंधित नहीं है। बाकी जो विकल्प में दिए गए थे वो इस बीमारी से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, Which nursing care should be given pre-operatively to a baby born with atrophy of bladder? ठीक है, कौन सी नर्सिंग केयर को एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर से बॉर्न एक बेबी को प्री ऑपरेटिवली देनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर गेस करें आप सभी। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवर ब्लैडर विद स्टेराइल पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसके ब्लैडर को स्टेराइल पेट्रोलियम गैस से कवर कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। सभी क्वेश्चन आज की क्लास के इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।